हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स और आज का हमारा टॉपिक है वन डायमेंशनल फाइनाइट डेप्थ पोटेंशियल वेल एनर्जी आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन, यानी एक विमीय परिमित गहराई के विभव को के लिए ऊर्जा, आइगन मान और आइगन फंक्शन। तो लास्ट टाइम हमने देखा है कि जो एक विमीय अनंत गहराई का विभव कूप था उसके लिए आइगन ऊर्जा मान देखें। तो यदि आपने वो मेरा लेक्चर नहीं देखा तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं परिमित लंबाई के या परिमित गहराई के विभव कूप के लिए ऊर्जा आइगन मान। तो सबसे पहले हम एक परिमित गहराई का विभव कूप लेते हैं जिसमें कोई कण गति कर रहा है, और जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं इसमें मैंने इसको 3 क्षेत्र में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट क्षेत्र, सेकंड और थर्ड क्षेत्र। और जो क्षेत्र फर्स्ट है उसमें जो विभव है उसका मान 0 है और ये है x इज लेस देन माइनस a, यानी कि ये क्षेत्र। सेकंड है माइनस a से प्लस a के बीच में, यानी कि क्षेत्र सेकंड, और इसमें मेरा विभव का मान है ऋणात्मक माइनस v0। और जो थर्ड क्षेत्र है वो है x इज ग्रेटर देन a के लिए, और इसमें मेरा विभव का मान है 0। अब कोई कण, हाँ सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ये v0 है ये एक धनात्मक नियतांक होगा जो इसकी गहराई को डिनोट करता है। अब जो कण है इसके परिबद्ध होने के लिए जिसकी जो कुल ऊर्जा है E, उसका मान 0 से अधिक होना चाहिए। यदि ऐसा है तो जो 3 क्षेत्र हैं मेरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में, तो इसके लिए जो तरंग फलन है psi1, psi सेकंड, psi थर्ड इस तरह से होंगे। और जो कण की कुल ऊर्जा है उसको मैं E इक्वल टू माइनस और इसका मोड से, यानी कि धनात्मक हो जाएगी, इस रूप फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इनके लिए श्रोडिंगर समीकरण लिखते हैं। तो फर्स्ट श्रोडिंगर समीकरण आती है डेल टू साई फर्स्ट ds स्क्वायर माइनस 2m ई का मॉडुलस कुल ऊर्जा है जो h क्रॉस स्क्वायर psi1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। ऐसे ही डेल टू साई सेकेंड dx स्क्वायर माइनस 2m v0 माइनस जो कुल एनर्जी है उसका मॉडुलस अपन h क्रॉस स्क्वायर psi सेकंड 0। इसी तरह जो थर्ड है उसके लिए फर्स्ट के समान थर्ड इक्वेशन आ जाएगी, और इनके लिए जो अल्फा और बीटा के मान इस तरह से आ जाते हैं 2m e अपन में h क्रॉस स्क्वायर, और बीटा के लिए रूट 2m v0 माइनस मॉडुलस e अपन में h क्रॉस स्क्वायर। लास्ट लेक्चर्स में हम अल्फा और बीटा के मान निकाल चुके हैं जब इन इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। अब ये जो अल्फा और बीटा है दोनों के मान हमारे पास धनात्मक आते हैं, और इन मानों को लेके हम नेक्स्ट इनको जब हम सोल्व करते हैं तो डेल टू साई फर्स्ट अपन में dx स्क्वायर और डेल टू साई सेकेंड dx स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर साई सेकेंड इक्वल टू 0, इक्वेशन मेरी 6 आ जाती है। ऐसे ही जो थर्ड क्षेत्र था उसके लिए डेल टू साई थर्ड माइनस अल्फा स्क्वायर साई थर्ड इक्वल टू 0, इक्वेशन मेरी 7 आ जाती है। अब ये जो तीनों इक्वेशन हैं इनके यदि हम हल निकालें तो जो हल होते हैं psi1x इक्वल टू a e अल्फा x प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा x इक्वेशन 8, psi सेकेंड इक्वल टू c sin बीटा x प्लस d cos बीटा x इक्वेशन 9। ऐसे ही psi थर्ड इक्वल टू f एक्सपोनेंशियल अल्फा x प्लस g माइनस अल्फा x, इक्वेशन 10 आ जाती है। अब ये जो तीनों इक्वेशन है हमारे पास psi first equal to E
एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स, ऐसे ही साई सेकंड के लिए सी साइन बीटा एक्स प्लस डी कोस बीटा एक्स, और साई थर्ड इक्वल टू जी ई एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स, इक्वेशन 30। अब जो लास्ट टाइम हमने इक्वेशन निकाली है उस इक्वेशन के लिए देखते हैं कि जो तो लास्ट टाइम हमारी इक्वेशन थी और इसमें जो मेरा क्षेत्र फर्स्ट था उसमें यदि मैं x टेंस टू इन्फिनिटी करता हूं तो जो साई वन एक्स है ये टेंस टू 0 होना चाहिए। ऐसे ही जो द्वितीय क्षेत्र है जब इसमें बीटा इक्वल टू बी इक्वल टू 0 करता हूं तो x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी होता है, यानी कि x टेंस टू इन्फिनिटी होगा। इसी प्रकार जो थर्ड क्षेत्र होगा उसमें जब x टेंस टू मैं इन्फिनिटी करूंगा तो साई थर्ड x टेंस टू 0 होगा। तो इससे यहाँ से केवल ये जो f इक्वल टू 0 प्राप्त होगा, तो साई थर्ड हमारे पास जो z एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा x आ जाता है, जो कि इक्वेशन थर्ड में मिला। ऐसे ही जो फर्स्ट में था उसमें v 0 हो गया। अब इसमें हम सातत्य प्रतिबंध लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो साई वन एक्स है वो साई टू एक्स के इक्वल होता है किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, जहाँ x इक्वल टू माइनस ए है, इसमें भी माइनस एक है। और अगर ऐसा है तो इनके लिए जो इनका फर्स्ट डेरिवेटिव है दोनों फलनों के लिए साई वन है और साइन 2x के लिए ये दोनों इक्वल होते हैं। ऐसे ही अगर सातत्य प्रतिबंध से साई सेकंड x इक्वल टू ए पर साई थर्ड के इक्वल है तो इनका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो भी इक्वल होगा, इक्वेशन 14। अब ये दोनों इक्वेशन हैं इनमें हम सातत्य प्रतिबंधों का उपयोग करते हैं तो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाती है। a एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा a इक्वल टू माइनस साइन बीटा a प्लस d कोस बीटा a, इक्वेशन 15। अल्फा a एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा a इक्वल टू बीटा c कोस बीटा प्लस बीटा d साइन बीटा a। ये क्या है कि मैंने इसका आउटलाइन किया है, तो ये जो अल्फा है जब ए के रेफरेंस में लेंगे तो ये माइनस अल्फा आ जाएगा और जो माइनस चिन्ह आएगा यहाँ से, ऐसे ही जब माइनस चिन्ह यहाँ साइन से कोस बीटा और कोस बीटा माइनस। अब ओवरऑल जब हम चिन्ह की गुणा करेंगे तो ये सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, इक्वेशन 16। ऐसे ही यहाँ से g एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा ए है तो यहाँ का जब अवकलन लेंगे तो माइनस अल्फा आएगा। ऐसे ही साइन बीटा का कोस बीटा और बीटा ए का बीटा, और कोस बीटा का आता है साइन बीटा ए और बीटा ए का बीटा, इक्वेशन 18 आ जाती है। अब यदि मैं इक्वेशन जो 15 और 16 है उन दोनों का योग करूं 15 और 16 तो ये a प्लस जी और एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा ए बाहर इक्वल टू ये हो जाएगा 15 और 16 से 2 बीटा कोस बीटा ए, इक्वेशन 19। ऐसे ही इक्वेशन 16 में से इक्वेशन 18 घटाते हैं तो a माइनस जी एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा ए इक्वल टू माइनस 2c साइन बीटा ए, इक्वेशन 20 आ जाएगी। ये इक्वेशन 16 और ये रही मेरी इक्वेशन 18। नेक्स्ट देखिए कि यदि मैं इक्वेशन 16 व 18 का योग करता हूं तो जो इक्वेशन 18 है उसमें माइनस का चिन्ह है और जब माइनस से माइनस वो करेंगे तो ये होगा अल्फा इक्वल टू ए माइनस सी एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा इक्वल टू 2 बीटा कोस बीटा ए, इक्वेशन 21। ऐसे ही इक्वेशन 16 में से इक्वेशन 18 को घटाने पर a
और जो जी का चिन्ह है माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा ए टू बीटा डी साइन बीटा ए, इक्वेशन 22 आ जाएगी। अब इसमें हम कुछ केस लगा रहे हैं। यदि d इज नॉट इक्वल टू 0 है तो जो a प्लस जी है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो जो हमारी इक्वेशन 19 है और 22 है, इक्वेशन 19 और इक्वेशन 22, ये रही मेरी इक्वेशन 19 यानी a प्लस जी के लिए और जिसमें d कोस बीटा है। ऐसे ही 22 जिसमें a प्लस जी है और बीटा डी साइन है। तो इससे क्या होगा, ये आ जाएगा अल्फा इक्वल टू बीटा टेन बीटा ए, सॉरी अल्फा, इक्वेशन 13 ए दे देते इसे। और यदि c इज नॉट इक्वल टू 0 हो, a माइनस जी नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इक्वेशन 21 और 20 से ये आएगा माइनस अल्फा इक्वल टू बीटा कोड बीटा अल्फा, इक्वेशन 13 बी आ जाती है। अब इसमें हम नेक्स्ट डे केस लगाएं, यदि c इक्वल टू 0 है तो अल्फा इक्वल टू बीटा 10 बीटा अल्फा होगा। अब ये जो तरंग फलन आ जाता है साई 1x इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल अल्फा x, साई सेकेंड x इक्वल टू d कोस बीटा x, ऐसे ही साई थर्ड x इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा x, इक्वेशन 14। ऐसे ही d इक्वल टू 0 हो तो माइनस अल्फा इक्वल टू बीटा कोट बीटा अल्फा, इक्वेशन 19 में 22 आ जाती है। इनसे क्या होगा कि साई 1x इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल अल्फा x, साई सेकेंड इक्वल टू c साइन बीटा x, साई थर्ड x इक्वल टू माइनस a एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा x, इक्वेशन 25। और इसमें जो a इक्वल टू होता है माइनस जी के। अब यदि ये जो दोनों इक्वेशन हमारे पास आई है, ये लास्ट टाइम इक्वेशन है हमारी 24, ये समफलन के लिए है और इनकी संगत जो अवस्थाएं होती हैं उन्हें हम समावस्थाएं कहते हैं। ऐसे ही जो इक्वेशन 25 है वो विषम अवस्थाएं हैं और इनके लिए जो तरंग फलन होगा उसे हम विषम फलन कहेंगे। अब हम ऊर्जा आइगन मान की गणना करते हैं। यदि मैं मान लूँ x इक्वल टू अल्फा है तथा y इक्वल टू बीटा है, तो जो इक्वेशन मेरे पास 23 की a और b है उसमें ये वैल्यू पुट करें तो x इक्वल टू बाई टेन वाई समवस्थाओं के लिए, इसके अलावा माइनस एक्स इक्वल टू वाई कोट वाई विषम अवस्थाओं के लिए, इक्वेशन 27 आ जाती है। अब 26 में 27 से x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर ए स्क्वायर। अब यदि जो लास्ट लेक्चर है उसमें हमने अल्फा और जो बीटा की वैल्यूज निकाली है जो कितनी आती है 2m v0 में s क्रॉस स्क्वायर, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्या होगी इक्वेशन, इसे हम एक कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं कि जो अल्फा का स्क्वायर है 2m v0 ए स्क्वायर अपन में एच क्रॉस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इक्वेशन 18 और जो गामा का मान है उसे इक्वेशन 19 देते हैं। जो इक्वेशन 18 है एक वृत्त की समीकरण है और ये इस तरह का वृत्त होता है कि जिसका केंद्र जो एक्स वाई क्षेत्र के मूल बिंदु पर होगा और जिसकी त्रिज्या गामा होगी। और इसके लिए इन आइगन ऊर्जा मान के लिए हम एक वक्र खींचें तो जो हमारी इक्वेशन 28 है उसके लिए हम वक्र खींचते हैं। तो देखिए जो अल्फा के मान है 1 3 5, उसके लिए मैंने वक्र दर्शाया है और x पे मैंने 1 to 5 लिए हैं, ऐसे ही y पे मैंने 1 to 5 लिए हैं। ये x इक्वल टू वाई टेन वाई के लिए है और ये जो ग्राफ है x इक्वल टू माइनस वाई कोट
y के है, यानी कि विषम अवस्थाओं के लिए। अब गामा के किसी मान के लिए वक्रों के जो प्रतिच्छेदन बिंदु होते हैं वो x इक्वल टू अल्फा ए से प्राप्त मान होते हैं, यानी कि x1, x2, x3, x4 डेल्टा करके xn तक। अब जो कण की परिबद्ध कुल ऊर्जा है E इक्वल टू होती है h×2/2m अल्फा स्क्वायर। अब यदि En निकालें तो वो होगी h×2/2m a Sn स्क्वायर। तो En इक्वल टू माइनस h×2/2m a स्क्वायर xn स्क्वायर, इक्वेशन 30। अब देखिए इनसे ग्राफ से क्या रिजल्ट निकलता है कि जो परिबद्ध अवस्थाओं में जो ऊर्जा स्तर होते हैं अनभ्रष्ट होते हैं, और जो कुप्राचाल है उसमें v0 स्क्वायर एक परिमित होने के कारण ऊर्जा स्तरों की संख्या परिमित होती है, जिससे v0 स्क्वायर का जो गुणनफल होगा उसमें वृद्धि होती है, और इससे प्रतिच्छेदन जो बिंदुओं की संख्या उसमें भी बढ़ोतरी होती है, और जो बद्ध स्तरों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। और जो अवस्थाएं होती हैं ये सम परिबद्ध अवस्थाएं होती हैं, विषम परिबद्ध अवस्थाएं नहीं होती। और एक हम इसमें बोल सकते हैं कि जो गामा है 0 से π/2 के बीच में एक भी विषम परिबद्ध अवस्था नहीं होती। अब इनके लिए हम ऊर्जा की सम अवस्थाएं उनके लिए डिनोट कर सकते हैं कि जो सम अवस्थाएं हैं E1, E3 और E2, E4, इनके लिए गामा की वैल्यू के लिए जो ऊर्जा अवस्थाएं के मान हैं वो हमने दिखाए हैं यहाँ। गामा 2 के लिए, गामा 3 के लिए, गामा 4 के लिए और गामा 5 के लिए। और जो v0 स्क्वायर में वृद्धि होने पर जो सम और विषम अवस्थाओं के जो ऊर्जा स्तर है वो हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं। अब हम इसके लिए आइगन फंक्शन निकालें तो जो समअवस्थाओं के लिए जो हमारे पास इक्वेशन आई थी psi1x इक्वल टू a e अल्फा एक्स साई सेकंड इक्वल टू d कोस बीटा एक्स साइन थर्ड एक्स इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स 31 दे देते हैं। और जो विषम अवस्थाओं के लिए थी psi1x इक्वल टू a e एक्सपोनेंशियल एक्स साई सेकंड c साइन बीटा एक्स साई थर्ड इक्वल टू माइनस a e एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स, इक्वेशन 32 दे देते हैं। अब इसमें हम सातत्य प्रतिबंध लगाएं जो x इक्वल टू प्लस माइनस a है, तो जो माइनस वाली कंडीशन है उस पर साई फर्स्ट साई सेकंड के इक्वल होता है तथा प्लस वाली कंडीशन में साई सेकंड साई थर्ड के इक्वल होता है। तो इक्वेशन 13 फर्स्ट से क्या होगा, a इक्वल टू डी ई अल्फा कोस बीटा ए, ऐसे ही 32 से क्या होगा, a इक्वल टू माइनस सी अल्फा ए साइन बीटा ए। अब समावस्थाओं के लिए तरंग फलन क्या होगा इस कंडीशन में, जब हमारी वैल्यू psi1x इक्वल टू डी माइनस ई कोस बीटा ए एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स, ऐसे ही साई सेकंड के लिए c साइन बीटा x, साई थर्ड x के लिए डी ई अल्फा कोस बीटा ए एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स। ऐसे ही विषम अवस्थाओं के लिए जहाँ की यानी कि x0 के सापेक्ष ये सममित है, तो psi1x इक्वल टू होगा माइनस c e एक्सपोनेंशियल a साइन बीटा ए एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स, साई सेकंड x इक्वल टू c साइन बीटा एक्स, ऐसे ही साइन थर्ड x इक्वल टू c एक्सपोनेंशियल अल्फा ए साइन बीटा ए एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स। तो इस तरह से ये जो तरंग फलन है ये x0 के सापेक्ष सममित है, यानी कि जो समावस्था है इसमें तो x इक्वल टू 0 के सापेक्ष ये सममित है, और जो विषम अवस्थाएं हैं उसमें x0 के सापेक्ष प्रतिसम्मित है। नेक्स्ट देखिए जो लास्ट है कि जो psi1, psi2, psi3 और psi4 के लिए ऊर्जा स्तर हम देख रहे हैं यहाँ। तो यहाँ हमने तरंग फलन साई फर्स्ट, साई सेकंड, साई थर्ड, साई फोर के लिए जो
जिसमें हमारे साइन 1 और साइन 3 हैं, तो वो सममित होते हैं और साइन 2 साइन 4 प्रति सममित होते हैं। अब जैसे जैसे ऊर्जा स्तर के मान में वृद्धि हो रही है, तो ये जो अनंत गहराई के विभव को के व्यवहार की तरह नहीं व्यवहार करता है, ये भिन्न होता है इससे। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये इसकी कला, इसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ता है, इसके बाद ये यहाँ तक घटेगा, फिर वापस से बढ़ना स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से वापस घटना स्टार्ट होता है। तो इस तरह से जो परिमित गहराई के विभव कूप के लिए जो कण गति कर रहा है उसके लिए तरंग फलन आता है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।